हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आर्या एंटरटेनमेंट की कहानियों की दुनिया में। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं महान साहस कथा लेखक जूल्स वर्न द्वारा लिखित एक महान साहस कथा उपन्यास 20,000 लीग अंडर द सी, यानी कि समुद्र की गहराइयों में। इसी के उत्तरीय अंचल में उस समुद्री जीव के प्रकट होने की सूचना प्रकाशित हुई थी। फलतः जैसे ही यह उस समुद्र में प्रविष्ट हुआ, जहाज के खलासियों तथा अफसरों ने एक दूसरे को उच्च स्वर में सावधान कर दिया। खलासियों ने चिल्ला कर कहा, होशियार हो जाओ। कप्तान फरागत की $2,000 के पुरस्कार की सूचना ने इस जहाज के प्रत्येक मनुष्य को बहुत पहले से ही केवल सावधान ही नहीं, अत्यंत उत्सुक बना रखा था। जिस दिन से इस जहाज ने प्रशांत महासागर में प्रवेश किया, उसी दिन से सभी जहाजी रात दिन दूरबीनों द्वारा चारों ओर की समुद्री तलहटी छानने लगे। मुझे स्वयं रुपयों की परवाह तो नहीं थी, पर मैं भी कम आकर्षित नहीं था। खाने के कुछ मिनट छोड़कर बिना धूप वर्षा की परवाह किए मैं निरंतर डेक पर मौजूद रहता था। कितनी बार मैं भी जहाजी अधिकारियों के साथ हॉल मछली के पिछले काले भाग को लहरों में देखकर चकित हो गया था। ऐसे मौके पर एक ही मिनट में डेक पर काफ़ी भीड़ लग जाती थी। मैं देखते देखते अंधा सा हो जाता था, परंतु मेरा नौकर कंसील शांत हो मुझसे यही कहता था, स्वामी, यदि आप अपनी आंखें इतनी ज़्यादा खुली न रखें तो आप ज़्यादा देख सकेंगे। यह सारी उत्तेजनाएं बेकार थी। जब कोई जीव दिखाई देता, अब्राहम लिंकन की चाल तेज कर उस जीव का पीछा किया जाता था, परंतु वह जीव हॉल मछली या अन्य समुद्री जीव में परिणत हो तूफान में अदृश्य हो जाता था। इस बीच मौसम अच्छा रहा, इसलिए यात्रा भी ठीक रही। संभव है इन दिनों दक्षिणी गोलार्ध में मौसम खराब रहा हो, क्योंकि यहाँ का जुलाई महीना यूरोप में जनवरी जैसा होता है। समुद्र भी शांत था, जिससे साधारण आंखों से दूर तक चारों ओर देखा जा सकता था। नेड लैंड अब क्रोधित सा हो गया था। उसने अब समुद्र को देखना बंद कर दिया था। उसने कह रखा था, जब तक हॉल मछली दिखाई न पड़ेगी मैं न देखूंगा। किंतु नेड लैंड की तीव्र दृष्टि अब भी काम कर रही थी, पर अब वह 12 घंटे में से 6 घंटे अपने कमरे में सोया करता था। नेड लैंड बार बार कहता, वाह महाशय एरोनेक्स, यहाँ कुछ नहीं है, और यदि कोई जीव होगा भी तो हम लोगों को उसको देखने का क्या मौका। क्या हम लोग बेकार इधर उधर नहीं घूम रहे हैं? मैं यह स्वीकृत करता हूँ कि जीव इसी प्रशांत महासागर में दोबारा दिखाई दिया था, पर अब तो इस बात को 2 महीने हो चुके। वह एक दिन से ज़्यादा एक जगह नहीं रुकता, इसलिए यदि वह अनोखा जानवर है भी तो अब वह बहुत ही दूर होगा। मैं इसका क्या उत्तर देता? यह हमको तो मालूम ही था कि हम लोग आंख मूंद कर इधर उधर जा रहे हैं। हम इसके अतिरिक्त कर ही क्या सकते थे? परंतु हम लोगों की विजय में भी किसी को कोई संदेह न था। 27 जुलाई को भूमध्य रेखा पार कर जहाज ने अपना रुख पश्चिम की ओर कर मध्य प्रशांत महासागर में प्रवेश किया। कप्तान फरागत का विचार था कि जीव द्वीप समूहों से दूर गहरे समुद्र में ही होगा, वहीं उसकी तलाश करनी चाहिए। मेरी राय में भी कप्तान का विचार सही था। अंत में जब जहाज उस स्थान पर पहुंचा जहां उसके प्रकट होने का अंतिम समाचार मिला था, तब जहाजियों ने बहुत ही सावधानी से काम किया। जहाजियों ने खाना पीना और सोना छोड़ और बातचीत तक बंद कर दिन रात अपनी आंखों तथा दूरबीनों द्वारा उसके देखने का प्रयत्न आरंभ किया। दिन में 20-20 बार अनुमान की गलती से या दूरदर्शक यंत्र के भ्रम से खलासी गजो उछल पड़ते थे। इससे काफी दूर तक आना जाना पड़ता था। इस प्रकार के बार बार परिश्रम के कारण तुरंत जीव के मिलने की आशा की प्रतिक्रिया होती रहती थी। 3 महीने हो गए थे। इन 3 महीने का एक एक दिन एक शताब्दी सा बीत रहा था। अब्राहम लिंकन ने सारे उत्तरी प्रशांत महासागर को मथ डाला था। जितनी हॉल मछलियां देखी गई, सबका पीछा किया गया था। इससे जहाज कभी कभी अपने रास्ते से भी भटक जाता था। यहाँ तक कि चीन और जापान के तट का कोई भी कोना बिना ढूंढे न बचा था। इतना होने पर भी नारहाल जैसी महान कोई चीज दिखाई न दी। सारा परिश्रम बेकार हो रहा था। इसका फल यह हुआ
कि अब जहाजियों के मन में प्रतिक्रिया प्रारंभ हुई। इस विशाल जीव के देखने की प्रबल इच्छा के बदले उनके मन में लज्जा और क्रोध उत्पन्न हुआ। वे लोग उस जीव को देखने का विचार त्याग कर खाने सोने तथा उस जीव की असारता के संबंध में आलोचना प्रत्यालोचना के में अधिक समय बिताने लगे। अंत में सर्वसम्मति से यह तय हुआ कि यह जीव और कुछ नहीं, बहुतेरे जहाजों के कप्तानों का दृष्टि दोष मात्र है। ऐसी दशा में इस जहाज को एक भ्रममूलक बात के पीछे पड़ अपना समय नष्ट न कर अमेरिका लौट चलना चाहिए। कप्तान फरागट से बार बार यह बात कही जाने लगी। अंत में उन्होंने अपने जहाजियों का विचार देख कहा कि 3 दिन तक और खोज देखते हैं। इस बीच भी वह न मिला तो हम अमेरिका लौट चलेंगे। 2 नवंबर को यह बात तय हुई थी। इस बात से जहाजियों का उत्साह एक बार फिर सजीव हुआ और वे सब श्रमपूर्वक उस जीव के देखने का प्रयत्न करने लगे। 2 दिन बीत गए। जहाज रुककर उसकी नावें चारों दिशाओं में भींची गई। 4 नवंबर की रात भी बीत गई पर जीव दिखाई न दिया। तीसरे दिन 5 नवंबर को आखिरी दिन था। यदि इस दिन भी वह दिखाई न देता तो जहाज अमेरिका लौट जाता। जहाज पूरी चाल पर था और जापानी तट से 200 मील के अंतर पर था। मैं और मेरा नौकर कंसिल जहाज की छत पर एक दूसरे के समीप खड़े थे। जहाज के सब अफसर क्षितिज की ओर दूरबीनों से देख रहे थे। कंसिल की तरफ देखकर मुझको आभास हुआ कि वह उत्तेजित सा था। मुझे यह भी आभास हुआ कि आज पहले पहल कौतूहल के कारण कंसिल की नसें फूल रही थी। मैंने कंसिल से कहा, कंसिल, इनाम जीतने का अभी भी मौका है। स्वामी, यदि आप मुझे कहने की आज्ञा दे तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं पुरस्कार को कुछ नहीं समझता और यदि हमारी सरकार लाखों रुपए इनाम देने का वादा करे तो भी वह गरीब नहीं हो सकती। कंसिल, तुम ठीक कहते हो। पुरस्कार का लोभ बड़ी मूर्खता की बात है। हमने धैर्य और समय दोनों खो दिए। अगर हम लोग यहाँ न आते तो अब तक अपने देश फ्रांस पहुँच गए होते। कंसिल बोला, हाँ, आपके उस छोटे कमरे में मैं आपकी बहुमूल्य वस्तुओं का विभाजन कर रहा होता। कंसिल, ठीक है, यहाँ से असफल लौटने पर हमारी बड़ी हंसी होगी। कंसिल ने शांतिपूर्वक कहा, अवश्य वे लोग अवश्य हंसेंगे। मुझको तो यही कहना चाहिए, क्या कंसिल? कंसिल, आप जैसे लोगों को। कंसिल अपनी बात पूरी भी न कर पाया कि शांत वातावरण में नेड लैंड की आवाज गूंजी, सामने देखो, वह जीव दिखाई दे रहा है। आगे की कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल आर्या एंटरटेनमेंट से। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी दबा दें। तो मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू।